तो जो कहानी मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ एक रियल कहानी है, और मेरी सबसे बड़ी चिंता अपने बच्चों को लेकर, आपको लेकर वही रहती है। मैं जब भी कोई कहानी सुनाता हूँ, नाम, जगह, वो सब बदल देता हूँ ताकि किसी की प्राइवेसी पर हमला ना हो। सबकी राइट टू प्राइवेसी है ना। एक बच्चा था जिसको मैं जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्टिक बच्चा, म्यूज़िक का उस्ताद। उसके घर में लगभग सब लोग म्यूज़िक के उस्ताद थे, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, वोकल म्यूज़िक, हर चीज़ में अच्छा, पढ़ने में भी ठीक, बढ़िया। और जब हम स्कूल में थे, वो मेरी क्लास में तो नहीं था, थोड़ा सा अलग क्लास में था, पर स्कूल में बहुत पॉपुलर था, बीइंग इनटू म्यूज़िक। आई वाज इन डिबेटिंग, ही वाज इनटू म्यूज़िक। और बाद में उसने हमारा स्कूल छोड़ भी दिया कुछ समय के बाद, फिर वो कहीं और चला गया, फिर हमारा मिलना नहीं हुआ। उस समय ना तो व्हाट्सएप था ना यूट्यूब था, तो बाद में मिलने का स्कोप भी नहीं रहता था। जो एक बार चला गया वो चला ही जाता था उस समय। अब तो बच्चे ज़िंदगी भर दोस्त रहते हैं। फिर जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गया, ग्रेजुएशन कर चुका था, उसके बाद अचानक मुझे एक बचपन का दोस्त मिला जिसने मुझे एक इंटरेस्टिंग क्या डेवास्टेटिंग बात बताई। तो बात चल रही थी कि स्कूल के दोस्त कहाँ कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो बातों बातों में उसका जिक्र भी आया। तो मैंने बड़ी उम्मीद से पूछा, मैंने कहा वो तो बॉम्बे चला गया होगा, फिल्म इंडस्ट्री में चला गया होगा। तो मेरे दोस्त ने पूछा कि तुम्हें नहीं पता उसके बारे में? मैंने कहा नहीं। उसने कहा यार वो जेल में है, एंड ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल। मैंने कहा जेल में क्यों है? बोले सच में नहीं पता। मैंने कहा सच में नहीं पता मुझे। बोले वो ग्रेजुएशन करने के लिए जब गया तो पता नहीं क्या हुआ, उसकी थोड़ी संगति खराब हो गई। बैड कंपनी जिसको हम बोलते हैं, जो इस उम्र में अच्छी लगती है, वही वाली। तो कॉलेज लाइफ में थोड़ी बहुत बैड कंपनी सबकी होती ही है, हल्की फुल्की होती है, एक सामान्य बात है। अच्छा, बच्चा बच्चा ना रहे ये भी तो अच्छी बात है ना, थोड़ा बचपन तो जीना भी चाहिए, थोड़ा शरारतें करनी भी चाहिए। पर किसी किसी का दुर्भाग्य होता है कि ज्यादा हो जाता है, उसके साथ ऐसा हुआ। उस सब प्रोसेस में उसको ड्रग्स की आदत लग गई। और ड्रग्स एक ऐसी चीज है, एडिक्शन ऐसी चीज है कि उसमें वन वे रास्ता होता है, टू वे नहीं होता है। आप जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते। मतलब 1000 लोग जाएंगे तो उनमें से एक आध वापस आएगा, वो भी इतने मुश्किलों से जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आई हैव सीन मैनी सच केसेस। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से मेरे कई दोस्त ऑफिसर से, तो मैं उनसे जब पूछता हूँ बताते हैं, मैंने ऐसे लोगों को देखा है 10-10 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं एडिक्शन से बाहर आने की, नहीं आ पा रहे, खत्म हो गए हैं। उस बच्चे को ड्रग्स की आदत पड़ गई कॉलेज में जाके, पेरेंट्स को पता ही नहीं था। तो जब पेरेंट्स को भनक लगी तो उसको दबाव बनाया कि तुम घर आ जाओ। अब वो जिस कंपनी में था, दोस्तों वाली कंपनी में, वहाँ अब ड्रग्स तो बहुत महंगे होते थे, पैसे घर से बहुत कम आते थे, जितने पैसे एक मिडिल क्लास फैमिली दे सकती है। अब वो घर से ज़्यादा पैसे मांगने लगा, पैसे मिलते नहीं थे। उसको अपने ही घर के लोगों पर गुस्सा आने लगा। तो एक बार वो अपने घर आया हुआ था छुट्टियों में, और वहाँ भी वो कुछ कुछ करता रहता था। उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत समझाया कि बेटा ऐसा मत करो। और एक दिन इस बात पे झगड़ा बढ़ गया। भाई आप पेरेंट्स की चिंता समझेंगे आज से 30 साल बाद, जब आपके बच्चे इस एज में होंगे ना, आपकी नानी मर जाएगी उस समय। नानी मरना एक मुहावरा है, इसका मतलब बहुत चिंता में रहेंगे उस समय आप। और उस दिन पता नहीं क्या हुआ, एक झगड़ा हुआ, क्योंकि जो एडिक्शन के शिकार हैं उनका दिमाग उनके कंट्रोल में नहीं होता है। यहाँ तक कि जो ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक एक लेवल से ज़्यादा कर लें तो दिमाग कंट्रोल से बाहर निकलने लगता है। ड्रग्स में तो ये एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। और आधी रात को उसने क्या किया, उसने अपनी फैमिली के 5 लोगों का मर्डर कर दिया। मर्डर। उसने खाने में जहर मिलाया, लगभग सब लोग उससे मर गए। एक मेंबर नहीं मरा क्योंकि उसने खाना खाया नहीं उस दिन, तो उसको उसने अलग से मारा। और ये बात है जब उसकी उम्र लगभग 17-18 साल की थी, या 19 के आसपास रहा होगा। उसके बाद वो जेल गया। मुझे उसके बाद से पता ही नहीं कि क्या हुआ, फांसी हुई या उम्र कैद हुई या क्या हुआ, ना तो मुझे पता है ना मैं इंटरेस्टेड हूँ जानने में। मैं उसका नाम हम सब जानता हूँ, एंड 1-2 क्लास स्कूल में ऐसी थी कि वो हम आसपास थे, जानते थे, पहचानते थे एक दूसरे को। मेरी सबसे बड़ी चिंता ये होती है बच्चों को लेकर कि किसी भी गलती से वो ड्रग्स में ना चले जाए। आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, कुछ भी कर लेना, ये मत करना। बदमाशी करो, शरारत करो, थोड़ा इश्क विश्क होगा करो, कोई दिक्कत नहीं। किसी को चीट मत करना, ड्रग्स में मत जाना, क्योंकि इन रास्तों पे जाने के बाद वापसी का रास्ता नहीं है, पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। एक शायर ने कहा है, बस एक कदम
गलत उठाता राह शौक में, राह शौक का मतलब शौक के रास्ते पर चल पड़े थे। बस एक कदम गलत उठाता राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। मेरी मंजिल जिंदगी भर मुझे ढूंढती रही, कहाँ चला गया? सिर्फ एक गलती हुई थी और उसे गलती ने कहीं का नहीं छोड़ा। आपको लग रहा होगा कि ये तो पापा जैसा है, प्रीच कर रहा है हमें, पापा डोंट प्रीच वाला भाव मन में आ रहा होगा अपनों के, पर मेरा काम ही है, मैं क्या करूं? मुझे जितनी चिंता अपने बच्चे की उतनी आपकी चिंता है, तो मैं तो बोलूंगा। आप मानेंगे नहीं मानेंगे आपकी मर्जी है, लेकिन ईश्वर ना करे कुछ गलती हुई तो बाद में आप इस बात को याद जरूर करेंगे कि किसी ने समझाया था हाथ जोड़कर, और हम उसके बाद भी नहीं समझे थे। कुछ भी करना, उस रास्ते पर मत जाना। और इस रास्ते पर लोग क्यों जाते हैं? इसकी जो साइकोलॉजी में सबसे बड़ा रीजन है, उसको पीयर ग्रुप प्रेशर कहते हैं। पीयर ग्रुप का मतलब है आपके दोस्तों का ग्रुप, गैंग, जिसको गैंग कहते हैं। जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, जो साइकोलॉजी स्टडी करती है कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी साइकोलॉजी कैसे चेंज होती है, इसको बोलते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। उसमें माना गया कि ये जो एज है, टीन एज, ये गैंग एज है। गैंग एज का मतलब 3-4 दोस्तों का ग्रुप होता है, वो गैंग की तरह से ऑपरेट करता है। एकदम सीक्रेट्स रहते हैं उस ग्रुप में, आपस में बातें करते हैं, जैसी कोई आसपास से निकलता चुप हो जाते हैं। उनको लगता है कि उनके पास कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दुनिया की ऐसी है जो मोसाद और रॉ और इन सब के पास होती है, किसी के पास नहीं होती। जबकि वो जो बात कर रहे होते हैं उनके पेरेंट्स वो बात 30 साल पहले कर चुके हैं। वो ऐसी कोई बात नहीं कर रहे जो उनके पेरेंट्स को नहीं पता, वो सब बातें करके ही बड़े हुए हैं। पेरेंट्स भी तो बने ही है ना भाई, ऐसा थोड़ा ना, उन्होंने तो जिंदगी देखी है। पर उनको लगता है कि वो कुछ खास ऐसा जानते हैं। एक दूसरे पर ऐसा भरोसा, पेरेंट्स पर ऐसा अविश्वास, ऐसा उनको खारिज करने की टेंडेंसी, नॉर्मल बात है, कोई खास बात नहीं है, इस उम्र में सामान्य बात है। पर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं कि जो बच्चा होता है 1-2 साल तक का, उस पर सबसे ज़्यादा असर उसकी माँ का होता है, क्योंकि माँ उसके लिए पूरा संसार है। उस बच्चे की 2 ही ज़रूरतें हैं कि जब वो गीला हो तो कोई पहुँच दे, जब भूख लगे कुछ खाना खिला दे। शुरू के 6 महीने इन दोनों ज़रूरतों को जनरली उसकी माँ ही पूरा करती है। तो उसको धीरे धीरे लगता है कि जो माँ है ना, यही मेरा सब कुछ है, और माँ की हर बात को फॉलो करता है वो। 6 महीने के बाद थोड़ा सा बाहर का खाना, घर के बाकी मेंबर से असर पड़ने लगता है। 2 साल के बाद जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है, 2 या 3 साल के बाद, तो आप देखेंगे प्राइमरी स्कूल में टीचर्स आमतौर पे महिलाएं होती हैं, विमेन होती हैं, मेल्स नहीं होते हैं। उसके 2 रीज़न है। एक तो मेल्स में इतनी पेशेंस होती नहीं आमतौर पे। अपना ही बच्चा हो तो 2 मिनट के लिए चिकोटी काटना, प्यार करना ठीक है, 2 मिनट के बाद नहीं झेल पाते वो। और बच्चा अगर रोने लगे, उनके चश्मा उतार के मारे, थप्पड़ मार दे, मूंछ खींच ले, इरिटेट हो जाते हैं। 5 मिनट के बाद तो बच्चा पिटता ही पिटता है अपने बाप के हाथों। इसलिए बच्चे भी बाप के पास कम जाना पसंद करते हैं, जाते हैं 1-2 मिनट के लिए, फिर भागते हैं वहाँ से। इनको पता है कि ये जो ब्रेक इवन होने वाला है, टाइम आ गया है, अब इस टाइम पर निकल जाना चाहिए। मदर्स में बायोलॉजिकली भी और कल्चरली, सोशली भी ये वैल्यू ज़्यादा डेवलप हो जाती है कि वो झेल लेती हैं उस बच्चे की परेशानियों को। बच्चे बहुत परेशान करते हैं। अगर आप मुझसे पूछे इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है, सबसे मुश्किल है बच्चे को पालना। इससे मुश्किल कोई काम नहीं है। छठी का दूध याद दिला देते हैं बच्चे। बच्चे को पालने से मुश्किल दुनिया का कोई काम नहीं है, और वो काम जनरली हमारे घरों में मदर्स करती है, जिनका इतिहास में नाम नहीं लिखा जाता, जबकि सबसे महत्वपूर्ण काम घर के अंदर वो कर रही हैं। इस बात की बहुत वैल्यू है। कई जगह पेरेंट्स मतलब फादर्स भी कर रहे हैं कुछ हद तक, लेकिन जनरली दुनिया में ज़्यादा ये काम अभी तक महिलाओं के हाथ में जाता है। जब बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल जाने के बाद आप देखिए जो लेडी टीचर होती है, जिसको बच्चा प्यार से मैम कहता है, मैम, ऐसे बच्चे के लिए मैम दूसरा भगवान होता है मम्मी के बाद। कुछ समय के बाद भगवान नंबर 1 मैम हो जाती है, भगवान नंबर 2 मम्मी हो जाती है। और अगर मैम ने कुछ कहा है और मम्मी कह रही गलत है, तो बच्चा घूर के देखता है कि तुम बताओगी मुझे, वो भगवान है वो तो मेरी। तो बच्चे को मैम पे भगवान जैसा भरोसा होता है। फिर जब वो बड़ा होने लगता है, 10, 11, 12, 13 साल का, 13 की एज आते आते बच्चों में जो बायोलॉजिकल चेंजेस होने शुरू होते हैं, बड़े परेशान होते हैं, पशुपेश में होते हैं कि ये क्या हमारे साथ हो रहा है, हमारी ज़िंदगी चेंज हो रही है अचानक, उनको ऐसा लगने लगता है। उस उम्र के जो हार्मोन्स हैं वो उनको पेरेंट्स से दूर करते हैं, क्योंकि उनको जिस तरह की आज़ादी चाहिए, पेरेंट जानते हैं कि ये उम्र सही नहीं है, तो पेरेंट्स रोकते हैं, समझाते हैं, फ़ोन का यूज़ कम करो, इंटरनेट कम करो, तुम्हारा दोस्त ठीक नहीं है, तुम्हारी कंपनी ठीक नहीं है, अच्छे दोस्त रखो, ये करो, वो सब करते हैं। उनकी मजबूरी है, उनको पता है कि ये उम्र फिसलने वाली है। और बच्चों को लगता है कि मैं जहाँ जहाँ आज़ादी चाहता हूँ, यही 2 लोग मेरे दुश्मन हैं, पता नहीं ये डिज़र्व नहीं करते मुझे, दे डोंट डिज़र्व ए चाइल्ड लाइक मी। फिर वो पेरेंट्स से झूठ बोलना, छिपाना, हर बच्चा उस उम्र में झूठ बोलना शुरू कर देता है।
कुछ बहुत प्यारे मासूम बच्चों को छोड़ दूं मैं 1-2%, बाकी सब थोड़ा बहुत झूठ तो बोल लेते हैं। कुछ ज़्यादा शातिर हो जाते हैं, इतना खतरनाक झूठ बोलते हैं, लाई डिटेक्शन टेस्ट करवा लेंगे तो नहीं पकड़ में आएंगे, इतना अच्छा झूठ बोलने लग जाते हैं क्योंकि उन्होंने सीख लिया दोस्तों से सब करके। और ये जो उम्र है 13 से 19, जो गैंग एज है, ये जो दोस्त हैं, इनका असर इतना ज़्यादा होता है। और आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, हर गैंग में 4-5 लोग होते हैं, उनमें से एक मुखिया होता है, उनका गैंग का नेता होता है, जो थोड़ा सा एग्रेसिव है, डोमिनेटिंग है, असर्टिव है, वो फैसले करता है सबके लिए। आपने डिसीजन मेकिंग का सवाल पूछा, इसी पे सो समझेंगे। उसने कहा कि चलो सब फिल्म देख के आएंगे, तो बाकी 4 फॉलोवर्स होते हैं, वो चलते हैं, जी जी चलो 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 चलो। इन सबका सेल्फ रिस्पेक्ट का लेवल अलग अलग है। जो नेता है उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि वो दूसरों की सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा देता है। वो ये मान के चलता है कि मैं राजा हूँ, जो मैं कहूँगा वही होगा। और जो बाकी 4 भेड़ बकरियाँ हैं, जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, असर्टिव नहीं है, सबमिसिव हैं, दब्बू हैं, डरपोक हैं, वो बेचारे उसकी बात को फॉलो करते हैं। और ये जो 4 हैं ना, इन पे खतरा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो नेता है वो पहले से बिगड़ा हुआ है, वो हैबिचुअल है कई चीज़ों का, और वो इन 4 को बोलता है आज हम सब ड्रग्स ट्राई करेंगे। पूछ नहीं रहा है, बता रहा है। अब इन 4 में से एक के मन में है कि ना करूं, मम्मी ने उसको 1000 बार समझाएगी बेटा ये मत करना, वो बेचारा बोल ही नहीं पा रहा, घबराहट हो रही है उसको। बड़ी मुश्किल से मिमियाते हुए एक वाक्य उसने बोला, मिमियाना मतलब बिल्ली की तरह से बोलना, कैट की तरह से बोलना। उसने कहा यार मम्मी ने कहा था ठीक नहीं होता है। अब उसके बाद जोर से ठाका मार गया, ये देखो मम्मी का बच्चा, ये देखो मम्मी का बच्चा, इसको दूध पिलाओ इसको, बच्चा है, तो बड़ा ही नहीं हुआ है, तो मर्द ही नहीं बना अब तक। हम तो मर्द हैं, हम तो बड़े हैं, हम तो ग्रोन अप हैं। इस बच्चे की सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी कम है कि डर जाएगा, एकदम घबरा जाएगा। 3 लोग बोलेंगे अरे कुछ नहीं होता, अरे कुछ नहीं होता, आजा आजा आजा, अरे कुछ नहीं होता, कर ले ट्राई, हम भी तो कर रहे हैं, कर ले ट्राई। और इसी प्रेशर में ये बच्चा पहली बार ऐसी गलती करेगा। और मैंने पहले ही कहा कि रास्ता एक तरफा है, वापसी का रास्ता नहीं। इस प्रेशर को बोलते हैं पीयर ग्रुप प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर। मैं अपने बच्चे को केवल एक बात सिखाता हूं, बाकी पढ़ाई लिखाई तो मुझे पता है ज़िंदगी में जब कोई करना चाहेगा कर ही लेगा। इंटरनेट की दुनिया में, गूगल की दुनिया में आप क्या, मतलब मैं क्या पढ़ा दूंगा आपको, टीचर क्या पढ़ा लेंगे, सब गूगल पे उपलब्ध है, सब ऑनलाइन अवेलेबल है। जो टीचर बनना चाह रहे हैं समझ लें, अब टीचर का काम नॉलेज देना नहीं है, नॉलेज आपसे ज़्यादा, आपसे बेहतर गूगल पे है। अब आपका काम उससे ज़्यादा बड़ा है। क्या है अभी डिस्कस करेंगे। मैं केवल एक बात पे फोकस करता हूं कि मेरे बच्चे या आप लोग पीयर ग्रुप प्रेशर से बच सके। मैं खुद बचा था, अच्छे से बचा था, मेरे पेरेंट्स की भूमिका थी। मैं जिस हॉस्टल में रहा उस हॉस्टल में लगभग सब ड्रिंक करते थे कॉलेज के दिनों में, मैं नहीं करता था। मुझे कभी ज़रूरत नहीं लगी उस चीज़ की, तो नहीं लगी तो नहीं किया। अच्छी बात सिर्फ इतनी है, मैं ये नहीं कह रहा कि ड्रिंक करना अच्छी बात है कि बुरी बात है, वो तो इंडिविजुअल फैसला हर किसी का है, लेकिन मैच्योर होने के बाद, बचपन में नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर 4 लोग मुझ पर दबाव डालें और मैं उनके दबाव में आ जाऊँ, ये ठीक नहीं। मुझे ध्यान है कि हमारे हॉस्टल की नाइट चलती थी, फ्राइडे की रात है, वार्डन सब छुट्टी पे हैं, 10-12 लोग एक कमरे में बैठे हैं, शराब की बोतल खोल ली है या बियर जो भी है, सबका मन है पीने का। वो मतलब एडल्ट्स हैं, 18+ के थे, वो शायद लीगली अलाउड होगा उनके लिए, मुझे नहीं पता। और जो लोग नहीं पीना चाहते उनको दबाव बना रहे हैं कि पी के दिखा, तू मर्द है तो पी के दिखा, बड़ा हो गया तो पी के दिखा। जब भी कोई ऐसा दबाव बनाए ना, इतना भी दबाव में नहीं आना है। जैसे कोई बोले बड़ा है तो पी के दिखा, आपको बोलना है मैं इसको पिए बिना ही बड़ा हूं। मर्द है तो पी के दिखा, मैं इसको पिए बिना ही मर्द रहता हूं। तुम इसको पी के मर्द बनते हो, हम ऐसे ही मर्द हैं भाई। दोस्त नहीं है क्या हमारा, तो क्या बोलना है, अगर तुम्हारी दोस्ती के लिए मुझे पीनी पड़ेगी शराब, तो मेरी दोस्ती के लिए तुम छोड़ तो नहीं सकते। अजीब बात है भाई। दोस्त, क्या मैं ही तुम्हारा दोस्त हूं, तुम मेरे दोस्त नहीं हो? तुम्हारी दोस्ती के लिए मैं ड्रग्स लेना शुरू कर दूं और मेरी दोस्ती के लिए तुम छोड़ नहीं सकते? अगर तुम छोड़ नहीं सकते तो मैं ले नहीं सकता। और दोस्ती अपनी जगह है, हमेशा ध्यान रखना। भूल के भी कभी कोई ऐसी डिमांड मत करना जो दोस्ती की हदों से ज़्यादा जाती हो। मैं साफ कह रहा हूं, मैं ड्रग्स के रास्ते पर नहीं जाऊंगा, ये काम मैं नहीं करूंगा। मुझसे दोस्ती रखनी है, इन शर्तों के साथ रखो। मैं किसी दबाव में ना आया हूं ना आऊंगा। इसको बोलते हैं असर्टिवनेस। अपनी शर्तों पे जीऊंगा, किसी के दबाव में नहीं जीऊंगा। जो गलत है, नहीं करना है तो नहीं करना है।
एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही इश्क के बारे में, लेकिन यहाँ अप्लाई होती है। उसने कहा, वो नहीं मेरा सही, उससे मोहब्बत है तो है। भाई किसी से मोहब्बत है, नहीं हो पाया मेरा, कोई बात नहीं। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, अब ये रस्मों और रिवाजों से बगावत है तो है। अगर मैंने एक सही बात कह दी और वो रस्म रिवाज के खिलाफ है तो है, मैं क्यों डरूंगा? जो मुझे ठीक लगा, अपने ईमान के मुताबिक लगा, मैंने कहा तो मैं करूंगा। तो जो बात मुझे अपनी ओर से शुरुआत में कहनी थी मैंने आपसे कही है, और मेरा ख्याल है कि अगर आप सब बच्चों में से एक बच्चा भी मेरी बात सुन के गलत रास्ते पे जाने से रुक गया तो मेरा सिक्किम आना धन्य हो गया। मैं उसमें बहुत खुश हूँ, उससे ज़्यादा मुझे